हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट पॉलिटी फॉर सीएपीएफ एसी के लेक्चर सीरीज फिफ्थ को। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कंप्लीट ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश होने वाले हैं। कंप्लीट ये जो है फिफ्थ लेक्चर होगा जिसमें से कंप्लीट यूनियन और इट्स टेरिटरी को डिस्कस करेंगे। अब एक्चुअल में देखोगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्चुअल में ये भी समझना बहुत जरूरी है कि यूनियन का मीनिंग क्या होता है और टेरिटरी का मीनिंग क्या होते हैं। तो हर एक पॉइंट को जो है डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो यूनियन है इसका मतलब क्या होता है। यूनियन मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेट। नॉर्मली अगर देखोगे तो इंडिया का ही अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो इंडिया में 28 स्टेट हैं। इंडिया में जो है 28 स्टेट है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले देखो, अगर कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में क्लासेस का नोटिफिकेशन पीडीएफ सब अपलोड हो जाता है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार चेकआउट कर लेना वहां पे। ठीक है, प्लस इंग्लिश बूस्टर वोकैबुलरी बूस्टर सब वहीं पे रनिंग में है, तो इसको एक बार कवर करना। अब आते हैं मेन पॉइंट में। जो यूनियन है तो यूनियन होता है नॉर्मली ग्रुप ऑफ स्टेट को बोलते हो, लेकिन उसका टेरिटरी, अब ये टेरिटरी जो है यहाँ पे थोड़ा टर्म यहाँ पे जो है डिफाइन यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करना पड़ेगा? क्योंकि टेरिटरी का यहाँ पे मतलब होता है जिसमें से स्टेट भी आ जाएगा, स्टेट के साथ जो है और भी अदर टर्म, जैसे कि अगर कोई इन फ्यूचर में अगर इंडिया कोई कंट्री को या फिर कोई फॉरेन टेरिटरी को अगर सेड करता है तो वो भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो यूनियन और इट्स टेरिटरी दोनों का मीनिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। 28 स्टेट है तो 28 स्टेट का जो है अगर एमलगमेशन कर दोगे तो यूनियन बन जाएगा। लेकिन अगर उसका अगर टेरिटरी के बारे में अगर डिफाइन करोगे तो उसको अगर कोई एक्वायर कर रहा है, कोई दूसरे फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हैं, प्लस स्टेट हो गए, तो दोनों को मिलकर यहाँ पे जो है टेरिटरी बनाते हैं। बाकी आगे डिटेल के साथ कवर करते हैं। इसमें इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जो भारत है ना, वो क्या है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, ये बोले गए हैं। और ये आर्टिकल फर्स्ट में ही डिफाइन किए गए हैं कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। ऐसा कहीं पे भी नहीं बोले गए हैं कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। एक होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब ये जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है वो बिल्कुल अलग होता है, और एक होता है यूनियन ऑफ स्टेट। दोनों जो है टर्म बिल्कुल डिफरेंट होता है। फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग एक इंडिपेंडेंट स्टेट होंगे और आपस में कोई एग्रीमेंट कर लिए तो एग्रीमेंट के थ्रू जो है ज्वाइन हो जाते हैं, और जब चाहे उस यूनियन जो फेडरेशन है उससे बाहर आ सकते हैं। सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यूएसए का मैं एग्जांपल देता हूं। इसमें क्या है कि टोटल 52 स्टेट हैं। ये जो 52 स्टेट जो है आपस में आके मिल के एग्रीमेंट होके एक प्रॉपर यूएसए को फॉर्म किए गए हैं, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बनाया गया है। अब इसमें आपस में जितना भी स्टेट है सब आपस में क्या किए गए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, तब आके जो है यूएसए फॉर्म किए, उसको बोले जाते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट। लेकिन एक होता है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली, जैसे कि एग्जांपल लिया जाए इंडिया का, तो ये प्रॉपर इंडिया है, तो इंडिया के अंदर जो है 28 स्टेट है, तो इसको यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं। और यूनियन ऑफ स्टेट में कहीं पे भी एग्रीमेंट देखने को नहीं मिलता, और नहीं कोई कंट्री या फिर कोई जो स्टेट चाह रहे हैं कि अपने मनमानी से चाह रहे हैं कि हमें अलग कंट्री दे दो या फिर हमारा लैंग्वेज अलग कर दो या फिर इंडिया से अलग कर दो, तो ये केस यहाँ पे नहीं होगा। ये जो केस है वो यूएसए में तो हो सकता है क्योंकि वहां पे फेडरेशन चलता है, लेकिन इंडिया में ऐसा केस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा केस? क्योंकि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। और मेक श्योर ये भी करना कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जो है फेडरेशन वर्ड ऐड नहीं किए गए हैं, कहीं पे भी जो है फेडरेशन ऐड नहीं किए गए हैं। इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो नॉर्मली जो शेड्यूल 1 है ये डिफाइन करता है, जिसमें से स्टेट है, यूनियन टेरिटरी और उसका जो जुरिस्डिक्शन है, इन सब चीज के बारे में बताए गए हैं। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया किसको बोलोगे? यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट आएगा टोटल, और यूनियन टेरिटरी और एक्वायर टेरिटरी। अगर तीनों को मिला देते हो, तीनों को जब मर्ज कर देते हैं, तब वो टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया हूँ क्या चीज कि यूनियन मतलब तो केवल 28 स्टेट को अगर मिला दोगे तो ओनली क्या बन गए, यूनियन बन गए। लेकिन अगर प्रॉपर अगर इंडिया का टेरिटरी के बारे में जानना है तो टेरिटरी ये चीज लिखा हुआ है, जिसमें से 28 स्टेट हैं। 28 स्टेट होने के साथ ही साथ टोटल 8 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है और एक्वायर्ड टेरिटरी है।
तीनों को जब एमलगमेशन करोगे, मर्ज करोगे, तब कहीं जाके जो है ये फॉर्म करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो तीनों को 1 बाय 1 करके कवर करते हैं। जैसे कि देखोगे तो स्टेट, अब स्टेट को अगर देखोगे तो सबसे पहले जो है ये 7 शेड्यूल में मेंशन है। 7 शेड्यूल का मतलब ये होता है कि 7 शेड्यूल में जो है लिस्ट को डिफाइन किए गए हैं। कितने लिस्ट डिफाइन किए गए? 3 लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट आएगा, स्टेट लिस्ट आएगा और कंकरेंट लिस्ट आएगा। अब इसके थ्रू क्या होता है कि अगर सेंट्रल लिस्ट में, तो अगर कोई 7 शेड्यूल में कोई लिस्ट रखे गए हैं, जैसे कि सेंट्रल लिस्ट है, अब सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, अगर सेंट्रल लिस्ट में मान लो जैसे कि डिफेंस का यहाँ पे लिस्ट रखे गए हैं कि डिफेंस से रिलेटेड जितना भी रूल्स बनाएगा वो सेंट्रल के हाथ में है, तो ये सेंट्रल लिस्ट हो गया। उसी तरीके से स्टेट लिस्ट में जैसे कि पुलिस सब्जेक्ट को रखे गए हैं, तो पुलिस से रिलेटेड जितना भी रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। उसके साथ कंकरेंट लिस्ट में जैसे कि एजुकेशन रखे गए हैं, तो एजुकेशन को यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम कंकरेंट लिस्ट में होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 7 शेड्यूल है, तो 7 शेड्यूल स्टेट के बारे में मेंटेन करके रखे हुए हैं, प्लस इसी के साथ ये फेडरल सिस्टम को गवर्न करता है। क्योंकि यहाँ पे जब डिफरेंसेस कवर करेंगे कि एक्चुअल में स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस क्या होता है, तो वहां से मैं और क्लियरली बता दूंगा कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये समझो कि फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, कोई किसी के मन में भी ये जो है डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो यूनियन टेरिटरी, देखो स्टेट का अगर बात करोगे तो प्रॉपर स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, नॉर्मली इसे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किए जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पे अपने खुद का चीफ मिनिस्टर देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली का हो गया, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर सिस्टम चलता है। लेकिन एक्चुअल में अगर कोर इसका डेफिनेशन में जाओगे, यूनियन टेरिटरी के कोर डेफिनेशन में जाओगे, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करते हैं। और सपोज करो अगर इन फ्यूचर अगर कोई टेरिटरी को इंडिया जो है एक्वायर करता है, तो उसके लिए यहाँ पे सेपरेट तरीके से प्रोविजन और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा हो गए, ये पहले क्या रहे हैं, यूनियन टेरिटरी रहे हैं, बाद में इसको जो है स्टेट में कन्वर्ट किए गए हैं। पहले तो ये यूनियन टेरिटरी ही रहे हैं, बाद में जो है इसको स्टेट में कन्वर्ट किए गए हैं। देखो अब थोड़ा सा अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के रेस्पेक्ट में अगर जाया जाए, तो जैसे कि आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में बस इतना मेंशन किए गए हैं कि किस तरीके से इंडिया है टेरिटरी और नेम, मतलब इंडिया में जैसे कि टोटल 28 स्टेट हैं, तो इस 28 स्टेट का नाम यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, प्लस कौन कौन से टेरिटरी इंडिया में है, तो इन सब चीज के बारे में नॉर्मली आर्टिकल 1 डिफाइन कर दिए हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अभी तो टेरिटरी हमारे पास 28 स्टेट हैं, हो सके तो इन फ्यूचर 29 स्टेट हो सकते हैं। तो अगर चाहे इंडिया की नया स्टेट बनाना है ना, तो नया स्टेट बनाने के लिए एक प्रॉपर आर्टिकल लिखे गए हैं, वो है आर्टिकल 2। तो अगर कोई न्यू आर्टिकल अगर हमें ऐड करना है, तो उसके लिए हमें न्यू आर्टिकल चाहिए, मतलब न्यू स्टेट चाहिए। तो न्यू स्टेट के लिए आर्टिकल 2 यहाँ पे बनाए गए हैं। तो आर्टिकल 2 जो है, अगर इंडिया न्यू स्टेट बनाता है तो किसके थ्रू बनाए जाएंगे, आर्टिकल 2 के थ्रू। ठीक है, इसके बाद देखो आर्टिकल 2A, ये आर्टिकल 2A को तो रिपील कर दिए गए हैं, तो उतना अभी यूजफुल नहीं है। लेकिन आर्टिकल 3 को अगर देखोगे तो इसमें अगर देखो एक्चुअल में क्या होता है कि एट प्रेजेंट मान लो ये कोई पार्टिकुलर स्टेट है, ये पार्टिकुलर स्टेट है। अब इस पार्टिकुलर स्टेट को मैं 2 भाग में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो। अगर इसका बाउंड्री को अगर अल्टर करना है, बाउंड्री को कम करना है या फिर ज़्यादा करना है, तो इसको भी कर सकते हो। लेकिन इसको करने के लिए हमें आर्टिकल 3 का सहारा चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 3 में मेंशन किए गए हैं कि अगर कोई न्यू स्टेट यहाँ पे बनाना है, बॉर्डर को चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करना है, नेम को चेंज करना है, या फिर एरिया को जो है बड़ा करना है, छोटा करना है, तो ये पूरा आर्टिकल 3 के थ्रू यहाँ पे किए जा सकते हैं। लेकिन इसको कौन कर सकता है, ये भी तो डाउट आता है कि अगर ये स्टेट है तो ये अपने स्टेट में अपने मर्जी से कर पाएंगे क्या। देखो अगर हर एक स्टेट, टोटल 28 स्टेट हैं, और ये राइट अगर स्टेट के पास दे दिए जाते कि अपने बाउंड्री को चेंज कर लो करके, तो ये तो सब स्टेट अपने बाउंड्री को एक्सपांड करना ही स्टार्ट कर देंगे, फिर तो लड़ाई यहाँ पे होना स्वाभाविक बात हो जाएगा। तो अगर कोई भी स्टेट को बाउंड्री नेम अगर सबको अगर चेंज करना है, तो इसके लिए जो है प्रोविजंस यहाँ पे लाए गए हैं, वो है पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट के थ्रू इसको जो है पूरे को अल्टर कर सकते हैं। और पार्लियामेंट ऐसे नहीं कि अपने मन मर्जी से जो है अल्टर कर दे, क्योंकि पार्लियामेंट सेंट्रल में है तो सेंट्रल चाहे कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन अगर कोई भी स्टेट का जो है नेम चेंज कर रहे हो या फिर बाउंड्री चेंज कर रहे हो तो उस स्टेट का यहाँ पे परमिशन मैंडेटरी होता है, परमिशन यहाँ पे मैंडेटरी होता है। तो अगर स्टेट को अगर चेंज कर रहे हो तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन भी चाहिए, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन होता है ना, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट कौन है, एक होता है हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट। मतलब इस स्टेट का जो है हेड कौन है, प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, उसी के साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर का भी कंसल्टेशन चाहिए होता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखना, बल्कि जो है पार्लियामेंट यहाँ पे बाइंड नहीं होते। ये तो हो गया, बात कर लिए किसका, स्टेट का। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी को अगर अल्टर करना हो तो, क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो डायरेक्टली किसके अंडर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो इसमें यूनियन टेरिटरी को अगर कोई चेंज करना है तो उसको चेंज कर दो, इसमें कोई परमिशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होता। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर चेंज करना है, स्टेट का बाउंड्री अगर चेंज करना है तो वहां पे परमिशन होता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी है ये तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई किसी से जो है परमिशंस की जरूरत नहीं होता इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी। बाकी जो आर्टिकल 4 है या आर्टिकल 2 और 3 को ही यहाँ पे बताते हैं, दैट्स इट। इसमें इतना बस याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे कि एक होता है यूनियन और फेडरेशन। ये यूनियन और फेडरेशन आई होप समझ आ गया होगा, क्योंकि इसके बारे में मैं अभी बताया हूँ। इवन मैं एग्जाम्पल दिया हूँ यूएसए का और इंडिया का, ठीक है, इसके बारे में तो पता होगा। एक होता है इंडस्ट्रियल यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन, जैसे कि इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिया को क्या बोले जाते हैं, इंडिया को इस टर्म से डिफाइन करते हैं इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ डस्ट्रक्टिबल स्टेट। या फिर डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि टोटल इंडिया में 28 स्टेट हैं। अब ये 28 स्टेट के ऊपर कौन है, यूनियन है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जो यूनियन है इसको कोई इंडस्ट्रियल नहीं कर सकते। ये जो यूनियन बना हुआ है 28 मिलके जो है यूनियन बनाए गए हैं, तो कोई स्टेट ऐसा नहीं कि ये बोल दे कि हमें जो है इंडिया से बाहर होना है, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो यूनियन अपने लेवल में क्या है, इंडस्ट्रियल है, कोई इसको जो है डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, इंडस्ट्रियल बोले जाते हैं इसीलिए। लेकिन यूएसए का क्या कॉन्सेप्ट है, यूएसए तो आपस में एग्रीमेंट होके आए हुए हैं ना, तो इसलिए बोले हैं कि इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट। मतलब ये जो स्टेट है यूएसए का, तो चाहे तो कहीं भी जो है कभी भी जो है अपना स्टेट को अलग कर सकते हैं यूएसए से। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। और टेरिटरी पता चल गया, और यूनियन किसको बोलते हैं इसके बारे में तो पता है ही है। लेकिन अगर मेरे को अगर चेंज करना है, कोई टेरिटरी को अगर चेंज करना है कि नहीं जी हमें अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो हम तो अपना टेरिटरी चेंज करना चाह रहे हैं, तो पूरा सोल पावर यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, वो है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 3 के थ्रू जो है कोई भी स्टेट की टेरिटरी को यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे वो इंक्रीज करे चाहे वो डिक्रीज करे। लेकिन ये भी याद रखना कि कोई फॉरेन टेरिटरी है तो उसको यहाँ पे सेड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कोई भी फॉरेन टेरिटरी को सेड करके ला दे रहे हो और इंडिया में मर्ज कर रहे हो। ये केस यहाँ पे आया था बेरूबरी केस 1960 का, और इस केस में यहाँ पे बोले गए हैं कि जितना भी अपना स्टेट है तो अपने स्टेट के बाउंड्री को ही यहाँ पे चेंज कर सकते हो, किसी अदर बाउंड्री को या फिर किसी फॉरेन टेरिटरी को यहाँ पे कंट्री को या फिर फॉरेन कंट्री का जो टेरिटरी है उसको चेंज करना चाह रहे हो। ऐसा थोड़ा ना होगा कि हम इंडिया में हैं, इंडिया वाले जो है यूएसए के टेरिटरी को चेंज कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरेन कंट्री का टेरिटरी को थोड़ा ना यहाँ पे सेट कर पाओगे, है ना, और क्यों यहाँ पे चेंज भी नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, जैसे कि एक आया था एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें से इंडिया और बांग्लादेश को यहाँ पे एक्सचेंज किए गए थे, इसी के थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज किए गए थे, प्लस बेरूबरी केस के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। लेकिन अभी बताया कि कुछ टेरिटरी जो यहाँ पे एक्वायर भी किए हुए हैं। इंडिया जो है 8 प्रेजेंट देखते हैं कि 28 स्टेट हैं, तो क्या 28 स्टेट इंडिया का ही है? नहीं,
कुछ ऐसे भी टेरिटरी है उसको इंडिया जो है एक्वायर किया गया, फॉरेन टेरिटरी को इंडिया एक्वायर किए गए हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। और जब क्वेश्चन आते हैं, है ना, आंसर जब टिक मार्क करना होता है एग्जाम में, तब वहीं पे यहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमें बारीकी नहीं पता, बारीकी यहाँ पे हमें कवर करना है। कुछ टेरिटरी ऐसा है जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुए, तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद ही क्या किए गए कि कुछ फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर किए गए, जैसे कि दादर एंड नगर हवेली हो गया, गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, पुडुचेरी हो गया, सिक्किम हो गया, है ना। आर्टिकल 2A इसके थ्रू इसको रिपील किए गए हैं सिक्किम को। तो ये जो सिक्किम, पुडुचेरी, गोवा बात करते हैं, दमन एंड दीव, सब ये इंडिया का पार्ट नहीं रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ है 1950, तो 1950 से पहले इंडिया का पार्ट थोड़ी ना रहे, इसको तो बाद में एक्वायर किए गए हैं, एक्वायर किए गए यहाँ पे। बाकी कई टाइम यहाँ पे जो है बाउंड्री डिस्प्यूट चलते ही रहे हैं, तो बाउंड्री डिस्प्यूट तो होता ही रहा है और अभी भी है, चाहे वो बाउंड्री डिस्प्यूट वाटर शेयर के रेस्पेक्ट में हो, चाहे नॉर्मली फिजियोग्राफी के लेवल में रहे हैं। तो इसी के थ्रू जो है कई यहाँ पे चेंजमेंट भी किए गए हैं आर्टिकल के थ्रू और पार्लियामेंट के द्वारा किए गए हैं। जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस 1950 इसको यूपी बनाए गए हैं, मद्रास इसको बाद में तमिलनाडु बनाए गए हैं 1969 में, मैसूर हो गया, मैसूर कर्नाटका बनाए गए हैं और कर्नाटका एरिया ही मैसूर में आते हैं, समझ पा रहे हो। फिर लक्षद्वीप हो गया, फिर दिल्ली एनसीटी हो गया, उत्तराखंड, उत्तरांचल, क्योंकि पहले उत्तरांचल रहे हैं, अब बाद में इसका नेम को चेंज कर दिए तो अभी उत्तराखंड हो गए हैं। पहले पौंडुचेरी रहे हैं, अब इसको चेंज कर दिए तो पुडुचेरी हो गया। पहले ओडिशा रहे हैं, ठीक है, 2011 में, इसके बाद इसको चेंज करके ओडिशा कर दिए। तो एक पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे एक्शन लिए गए हैं और जितना भी एक्शन चाहे नाम को चेंज करना हो, बाउंड्री को चेंज करना हो, ये सब डन किए जाते हैं आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। लेकिन एक समय टाइम था 1949 का, अब ये अभी तो चलो ठीक है कि नाम चेंज कर रहे हैं, बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, ये सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन 1949 का टाइम था और 1949 में अब पूरा इंडिया है, ठीक है। अब ये इंडिया में जितना भी स्टेट है उस हर एक स्टेट को जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना उस समय अपने लेवल में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, क्योंकि उस समय पूरा इंडिया एक ही पार्ट थे। अब उसको जो है स्टेट में बनाना है, स्टेट यहाँ पे डिवाइड करना है, डिफरेंट राज्य जो है हमें बनाना है। अब राज्य बनाओगे डिफरेंट तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो रहे थे कि क्या जितना भी राज्य बनाया जाए वो जियोग्राफी के बेसिस पे बनाया जाए, क्या जितना भी जो यहाँ पे राज्य का निर्माण किया जाए वो राज्य क्या हमें लैंग्वेज के बेस में करना है क्या, यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउट हो रहे थे, या फिर जो है कम्युनिटी के बेस में कर देते हैं, कई यहाँ पे डाउट किए जा रहे थे। और इसी के थ्रू जो है कई यहाँ पे अमेंडमेंट भी किया, अमेंडमेंट के साथ कई यहाँ पे कमीशंस भी बैठाए गए हैं जिसके थ्रू सजेशन दो कि किस तरीके से जो है इंडिया को यहाँ पे डिफरेंट स्टेट में डिवाइड किया जा सके। और उस समय का टाइम था 1949 का। अब ये 1949 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान तो अलग हो गए थे इंडिया से, तो जब पाकिस्तान जो है इंडिया से अलग हुए थे, सबसे पहले तो एक सैडनेस का बात वही था, क्योंकि जो इंडिया है वो दो भाग में डिवाइड हो गए थे। अब हमारे जितना भी उस समय के लीडर रहे हैं वो लोग नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है फिर से डिवाइड हो जाए। अब ये यहाँ पे क्वेरी होता था कि अगर इसको स्टेट में डिवाइड करेंगे, अगर लैंग्वेज के बेस में जो है अगर स्टेट को डिवाइड करेंगे, तो बाद में क्या पता कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री के बेस में जो है अलग हुए, अब इंडियन स्टेट जो है लैंग्वेज के बेस में अलग हो गया, या फिर लैंग्वेज के बेस में जो है यहाँ पे डिमांड करने स्टार्ट किए कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लैंग्वेज बोले जाते हैं तो हम लोग अलग कंट्री बनाएंगे, तो हमें अलग सा राज्य का दर्जा दो, अलग सा जो है कंट्री का यहाँ पे दर्जा दो। तो ये भी यहाँ पे एक चैलेंजेस रहे हैं। तो इसी चैलेंजेस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कई यहाँ पे कमिटी भी बैठाए गए थे, जिससे जैसे कि यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आया था धार कमीशन। अब ये धार कमीशन जो है 1948 में बनाए गए थे और इसके द्वारा जो है रिकमेंडेशन दिए गए थे कि जो है लैंग्वेज के बेस में जो है इंडिया को मत डिवाइड करो, क्योंकि अगर लैंग्वेज के बेस में जो है डिवाइड करोगे तो एक एग्जाम्पल अभी देखे थे उस समय 1949 में कि पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गए, क्योंकि पाकिस्तान क्या रहे, मुस्लिम रहे हैं, मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते थे अलग से, तो एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंट के हिसाब से बना दो, ये बोले गए। तो जो धार कमीशन है, धार कमीशन का रिकमेंडेशन दो ही रहे हैं कि लैंग्वेज के बेस में मत बनाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कन्वीनियंट होते हैं उसके बेस में बना दो, वो ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट होगा। तो इसका बाद चलो धार कमीशन आ गया। धार कमीशन के बाद जो है जेवीपी कमेटी आए।
अब ये जो जेवीपी कमेटी आए, जवाहरलाल नेहरू है ना, वल्लभ भाई पटेल हो गया, ये सब लोग आए, तो यहाँ पे 1948-49 में आए, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू हो गया, वल्लभ भाई पटेल हो गया, उसी के साथ जो है सीतारामैया हो गया, पट्टाभी सीतारामैया हो गया। अब इसको इन्होंने क्या बोले कि लैंग्वेज के बेस में बना दो, नहीं बनाएंगे बोले हैं धार कमीशन, लेकिन इन्होंने क्या बोले हैं कि लैंग्वेज एज अ बेसिस इसके द्वारा भी रिजेक्ट किए गए। जिस तरीके से धार कमीशन जो है रिजेक्ट किए गए कि लैंग्वेज के बेसिस में मत बनाओ, सेम वे में जो यहाँ पे जेवीपी कमेटी रहे इसके द्वारा भी रिजेक्ट किए गए हैं कि लैंग्वेज के बेस में जो है मत बनाओ। लेकिन क्या हुआ कि ये बहुत मजबूर होके इसके द्वारा जो है लैंग्वेज के बेस में बनाया गया। एक्चुअल में क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हड़ताल हो रहे थे। क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्राइक हो रहे थे? इसलिए स्ट्राइक हो रहे थे क्योंकि हमें जो है लैंग्वेज के आधार पे दर्जा दो, लैंग्वेज के आधार पे जो है हमें अलग सा स्टेट बना के दो। और कई लोगों को यहाँ पे जाने गए हैं, ठीक है। और एक जो है शायद उसका जो है स्टारवेशन की वजह से डेथ हुए, तो स्टारवेशन की वजह से जब डेथ हुए तो और स्ट्राइक जो है इंटेंसिफाई हुए। अब और ज़्यादा स्ट्राइक हुए और इंटेंसिफाई हुए सब स्ट्राइक, तो मजबूरी में क्या किए गए कि डायरेक्टली स्टेट और जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के बेस में जो है स्टेट बनाना स्टार्ट कर दिए। और सबसे पहला जो लैंग्वेज के बेसिस में जो स्टेट बनाए गए थे वो है आंध्र प्रदेश 1953 में, जो कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट यहाँ पे बनाए गए थे। लेकिन डर वही था कि जिस तरीके से पाकिस्तान अलग हुए उसी तरीके से और कोई स्टेट जो है अलग ना हो। फिर उसके बाद फजल अली कमीशन आए थे 1953 में, जिसमें से फजल अली हो गया, KM मणिकर हो गया, HN हुंजू हो गए, इसके द्वारा यहाँ पे फॉर्म किए गए थे, मेंबर रहे हैं। और इन्होंने जो है लैंग्वेज को एज अ बेसिक एक्सेप्ट किए गए। ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन ये सब चीज को ध्यान में रखोगे। तो जो फजल अली कमीशन है, इन्होंने लैंग्वेज को ही एज अ बेसिस बनाया, लेकिन इसके द्वारा जो है वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किए गए, ठीक है, कि एक स्टेट में एक लैंग्वेज के लोग रहेंगे। अब खुद एक समय के लिए सोचो कि अभी भी देखते हो, और इसको लिंक भी कर पाएंगे कि अभी भी इंडिया में जितना भी स्टेट है, हर एक स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज है, हर एक अलग अलग यहाँ पे भाषाएं बोले जाते हैं। दूसरा स्टेट में जाओगे तो वहाँ का भाषा समझ में नहीं आए, अलग भाषा वहाँ पे बोलते हैं, उसका नेटिव भाषा है, नेटिव लैंग्वेज है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लैंग्वेज यहाँ पे एक स्टेट हो। इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी, उसको रिजेक्ट किए गए हैं। लेकिन यही एक कमीशन रहे जिसके थ्रू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाए गए थे 1956 में, और ये बोले भी गए थे कि लैंग्वेज की बेसिस में बना दो। तो जब फर्स्ट टाइम 1 नवंबर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाए गए थे, तो उस समय टोटल 14 स्टेट बनाए थे और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, ठीक है। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बनाए गए थे। कुछ यहाँ पे जैसे कि 1956 का टाइम फ्रेम देखोगे जहां पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाए गए थे, तो उस समय ये कुछ स्टेट रहे हैं 14 स्टेट। उसके बाद ये जो है टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज रहे हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, ये तो पहले ही बनाए गए थे। फिर असम हो गया, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश है ना, मद्रास हो गया। यूनियन टेरिटरी का बात करोगे तो अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल। ये जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाए गए थे तो उस समय इस स्टेट का जो है फॉर्मेशन किए गए थे। लेकिन 1956 के बाद क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ पे बाइफरकेट कर दिए। अब कुछ को ऐसा है जो है यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना रहे हैं, स्टेट को जो है यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। फिर 2000 में क्या किए गए कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड इसको अलग कर दिए। 2014 में जो है तेलंगाना अलग से अपना स्टेट बना लिए। और ये कौन से बेसिस यहाँ पे बनाए गए थे? वो है लैंग्वेज के बेसिस। लैंग्वेज ही एक बेसिस रहे, और अभी भी जितना भी स्टेट देखोगे तो सब लैंग्वेज के बेसिस में ही बनाए गए थे। लेकिन जब स्टार्टिंग किए थे तो स्टार्टिंग में मैं एक पॉइंट बोला था कि मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये बताने वाला। और देखो यहाँ पे आ भी गया पीपीटी। स्टेट का अगर बात करोगे तो ये फेडरल नेचर होता है, यूनियन टेरिटरीज का अगर बात करो तो ये यूनिटरी रिलेशनशिप को बताता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि स्टेट में जो है देखोगे तो खुद का चीफ मिनिस्टर होते हैं, और ये स्टेट अलग होते हैं, स्टेट अलग है, सेंट्रल अलग होते हैं। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होता है ना, इसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही गवर्न किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको जो है रन किए जाते हैं। कैसे रन करते हैं ये भी एक डाउट आ सकता है कि चलो ठीक है कि स्टेट है तो स्टेट में तो खुद का चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर रन कर रहे हैं।
लेकिन यूनियन टेरिटरी में स्टेट कैसे रन करते हैं? स्टेट के द्वारा जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके द्वारा उसका एक एजेंट होता है, एजेंट बैठा दिए, या फिर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे बैठा देते हैं। जो स्टेट होता है तो स्टेट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। याद करो 7th शेड्यूल, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो इसमें प्रॉपर यहाँ पे जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करते हैं, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही काम कर रहे हैं तो इसमें क्या पावर का डिवीजन करोगे? लेकिन स्टेट में बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी देखने को मिलता है, लेकिन उतना ऑटोनॉमी जो है यूनियन टेरिटरीज में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली जो है कॉन्टेक्ट में आते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर सकते हैं स्टेट, उतना ज़्यादा यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलता। बाकी किसको अपॉइंट करते हैं ये सब चीज़ तो बता ही चुका हूँ। तो देखो यहाँ से अब तो पता चल गया कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब यहाँ पे आओ थोड़ा सा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं यूनियन टेरिटरी में। अभी हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं, स्टेट में रहते हो या फिर यूनियन टेरिटरीज में रहते हो, ठीक है, यहाँ पे रह रहे हो। अच्छा, अब ये यूनियन टेरिटरीज वाला बात हो रहा है, तो स्टेट का तो सबको पता है कि स्टेट में हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं, तो उसके द्वारा यहाँ पे रन करते हैं। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज हैं तो इस यूनियन टेरिटरी में कैसे रन किए जाते हैं? तो यूनियन टेरिटरी में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आर्टिकल 239 से 241 के बीच होता है, पार्ट 8 में। इसके थ्रू जो है पूरा यहाँ पे गवर्नर किए जाते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना यूनियन टेरिटरी में, इसको डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे रन किए जाते हैं। बल्कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि अपना एक एजेंट अपॉइंट करते हैं, इसको एजेंट ही बोलते हैं, ठीक है, इसको एजेंट ही बोलते हैं, या फिर इसको एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल दो, जिसके थ्रू पूरा जो है यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे रन किए जाते हैं। जैसे कि लेफ्टिनेंट हो गया, तो लेफ्टिनेंट भी एक टाइप का एजेंट ही है जो कि पूरे यूनियन टेरिटरी को रन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी देखोगे जहाँ पे सीएम भी है। जैसे कि दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले लो, दिल्ली में खुद का सीएम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो है ही है, उसी के साथ सीएम भी होता है। इसलिए तो देखे होंगे कि दिल्ली जैसे एरिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पहले बात ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली क्या है अपने लेवल में, पहले बात ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। अब यूनियन टेरिटरी इसमें गवर्नर के द्वारा भी यहाँ पे काम चल रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, और उसके बाद यहाँ पे सीएम है तो सीएम भी अपना काम कर रहे हैं। तो दोनों का काम जब ओवरलैप होता है तो हम सुपेरियोरिटी के चक्कर में पूरा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। उसी तरीके से अदर यूटी भी है, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप हो गया, जिसमें से डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा रन किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पे लेजिस्लेचर है। अब लेजिस्लेचर क्यों होगा बोलोगे? लेजिस्लेचर कहां पे होते हैं? जहां पे सीएम होता है ना। लेजिस्लेचर कहां पे होते हैं? जहां पे स्टेट है। स्टेट अपने तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। अब जब यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें रूल कर रहे हैं, तो लेजिस्लेचर की क्या जरूरत है ना। तो इसमें क्या किए गए हैं कि कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहाँ पे खुद के यहाँ पे लेजिस्लेचर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, ये सब चीज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट को जो है ध्यान में रखोगे। बाकी प्रेसिडेंशियल पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं यूटी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अल्टीमेटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही तो रन कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पे रन किए जाते हैं। कुछ हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शंस का अगर बात करोगे तो कुछ यहाँ पे कॉमन हाई कोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। कॉमन हाई कोर्ट जैसे कि दिल्ली का हाई कोर्ट होता है 1966 में, दिल्ली में हाई कोर्ट है। फिर अदर उसका हाई कोर्ट अगर देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार का जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं, जुरिस्डिक्शन में आते हैं। क्योंकि मैं इसलिए स्लाइड को लिखा हूँ जुरिस्डिक्शन वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट आता है वो केरला हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट आता है पंजाब एंड हरियाणा हो गया। पुडुचेरी का मद्रास हाई कोर्ट हो गया। फिर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का एक कॉमन ही हाई कोर्ट यहाँ पे है। तो ये हाई कोर्ट के रेस्पेक्ट में बस ध्यान में अपने को रखना है। ये पूरा डिफरेंसेस लिखा हुआ है यूनियन टेरिटरी और लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच। यूनियन टेरिटरी मतलब क्या हो रहा है, जो स्टेट वाला यूनियन टेरिटरी, लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे पूरा लेजिस्लेचर होता है, स्टेट होता है। तो तीन ही यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है और उसके साथ उसका प्रॉपर लेजिस्लेचर है। कौन कौन से हैं? एक है दिल्ली,
दूसरा है पुडुचेरी और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। तीनों में जो है सीएम भी है, सीएम के साथ यहाँ पे सेंट्रल का भी यहाँ पे रूल चलता है, उसी के साथ लेजिस्लेचर भी है। तो जो दिल्ली है इसमें आर्टिकल 239AA के थ्रू काम चलता है, आर्टिकल 239A के थ्रू पुडुचेरी है, बाकी सीट ऑफ असेंबली ये सब चीज़ जो है लिखा हुआ है। तो नॉर्मली इसको जो है वन लाइनर है, एक बार कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो आई होप कि ये पूरा क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा, डिटेल के साथ कवर किए हैं। कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।